नमस्कार। चलिए आज चलते हैं वैदिक सभ्यता के दौर में। एक ऐसा युग जिसने भारतीय संस्कृति और दर्शन की वो नींव रखी जिस पर आज भी हमारा समाज खड़ा है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस नए युग की शुरुआत कैसे हुई। फिर चलेंगे ज्ञान के उस खजाने की तरफ, यानी वेदों की ओर। इसके बाद ऋग वैदिक काल के समाज को समझेंगे और फिर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या कुछ बदला। और आखिर में बात करेंगे इस सभ्यता की विरासत की। देखिए, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक महान सभ्यता का अंत होता है तो एक नई कहानी जन्म लेती है। बस ऐसा ही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जब भारत की धरती पर एक नई ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ, जिसे हम आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे वैदिक युग को आसानी से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो सवाल उठता है कि ये आर्य थे कौन? देखिए, आर्य असल में संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अब ये कहाँ से आए, इसे लेकर कई थ्योरीज हैं, पर जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो मैक्स मुलर की है। उनके मुताबिक ये मध्य एशिया से आए और सप्त सिंधु प्रदेश यानी आज के पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में आकर बस गए। इस सभ्यता को वैदिक कहने की एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि इसके बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो सब वेदों से ही पता चलता है। तो चलिए ज्ञान के इन महान स्तंभों को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो कुल मिलाकर 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में मंत्र हैं। दूसरा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने के तौर तरीके बताए गए हैं। तीसरा है सामवेद, जहां मंत्रों को संगीत के साथ गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत की जड़ भी माना जाता है। और चौथा है अथर्ववेद, जो आम जिंदगी, जादू टोने और दवाइयों के बारे में है। इन चारों में से ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे खास है। सोचिए, इसे 10 अलग अलग किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से जो एक बात हमेशा याद रखनी है वो ये कि जो मशहूर गायत्री मंत्र है जिसे विश्वामित्र ने लिखा था, वो इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस दौर में और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका समाज कैसा था। उस समय का समाज कबीलों में बंटा हुआ था और हाँ, पितृ प्रधान था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वर्ण व्यवस्था। पता है, ये जन्म पर नहीं बल्कि किसी इंसान के काम पर, उसके प्रोफेशन पर आधारित थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि समाज में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी। कोई भी अपनी काबिलियत के दम पर अपना वर्ण बदल सकता था। अगर हम देवताओं की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे पसंदीदा देवता थे इंद्र। उन्हें युद्ध का देवता मानते थे और पुरंदर भी कहते थे, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। अच्छा, उनकी इकोनॉमी का जो मेन बेस था वो था पशुपालन, और गाय को वो अघन्या कहते थे, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। उसे सबसे पवित्र जानवर का दर्जा मिला हुआ था। फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा और बस समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदलने लगा। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव आता है। वो वर्ण व्यवस्था जो पहले काम पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित हो गई। मतलब अब आप जिस वर्ण में पैदा हुए उसी में रहेंगे। इससे समाज पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो गया और इसी समय में गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। ये बदलाव सिर्फ समाज में ही नहीं, लोगों की आस्था में भी दिख रहा था। अब युद्ध के देवता इंद्र की जगह सृष्टि के रचयिता यानी प्रजापति सबसे जरूरी देवता बन गए। शायद ये इस बात का संकेत था कि अब जिंदगी में खेती और स्थिरता की अहमियत बढ़ गई थी। आर्थिक मोर्चे पर तो जैसे क्रांति ही आ गई। लोहे की खोज, जिसे श्याम अयस कहते थे, एक गेम चेंजर साबित हुई। लोहे के औजारों से जंगल साफ करना और खेती करना बहुत आसान हो गया। नतीजा, अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन से हटकर पूरी तरह से कृषि पर टिक गया। वैदिक सभ्यता का समय तो बीत गया, लेकिन वो अपने पीछे ज्ञान की एक ऐसी जबरदस्त विरासत छोड़ गई जो आज भी भारतीय संस्कृति और सोच का आधार है। इसी दौर में लिखे गए 108 उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। ये ग्रंथ फिलॉसफी और ज्ञान की गहराइयों की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा राष्ट्रीय मोटो सत्यमेव जयते वो भी
मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। फिर आते हैं 18 महापुराण। ये कहानियों के जरिए मुश्किल फिलोसॉफिकल आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, और इनमें भी मत्स्य पुराण को सबसे पुराना माना जाता है। और तो और वेदों के गहरे ज्ञान को ठीक से समझने में मदद के लिए 6 वेदांग भी लिखे गए। इन्हें आप वेदों का हेल्पर कह सकते हैं, जो शिक्षा से लेकर ज्योतिष तक सब कुछ कवर करते हैं। यही नहीं, भारत के जो 6 मुख्य दर्शन हैं, जिन्हें षट दर्शन कहते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सब की जड़ें भी इसी वैदिक काल में हैं। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल, पुरंदर किस देवता का दूसरा नाम था? बिल्कुल सही जवाब है इंद्र। और अगला सवाल, भारत में एटमिज्म यानी परमाणुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही जवाब है महर्षि कणाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की नींव रखी थी। तो कुल मिलाकर वैदिक सभ्यता एक ऐसी यात्रा थी जो एक कबीलाई पशुपालक समाज से शुरू हुई और एक स्थिर खेती पर आधारित समाज तक पहुंची। इस पूरे सफर में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था वर्ण व्यवस्था का काम से हटकर जन पर आधारित हो जाना। जरा सोचिए, अगर ये व्यवस्था हमेशा काम पर ही आधारित रहती तो आज भारत का सामाजिक इतिहास शायद कितना अलग होता।